हेलो एंड वेलकम टू कॉम्पिटोलॉजी एकेडमी। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो अभी मीटिंग हुई है जो बाइडेन और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के बीच में, तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मीटिंग थी जो कि हुई है 16 जून को। क्योंकि देखिए यहाँ पर यूएस और रशिया के जो रिलेशंस थे वो 2014 से ही खराब होने शुरू हो गए थे। 2014 में जब क्रीमिया का एनेक्सेशन किया रशिया ने, उस समय से ही यूएस और रशिया के बीच के रिलेशंस खराब होने शुरू हो गए थे। फिर 2015 में क्या हुआ कि सीरिया के वॉर में भी रशिया कूद पड़ा। तो ये तो बहुत पहले से चला आ रहा है आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 ही कि दोनों हमेशा अलग अलग खेमे में नजर आते हैं, चाहे वो कहीं की भी लड़ाई हो चाहे कुछ भी हो। जिस पार्टी को यूएस सपोर्ट कर रहा है उसके अगेंस्ट में रशिया का आना जरूरी ही होता है। तो यहाँ पर बेसिकली एक विचारधारा की, एक सोच की लड़ाई है, कैपिटलिज्म वर्सेस कम्युनिज्म, और ये चलता ही आ रहा है। तो 2014 में तो इन लोगों ने शुरू कर दी, वहां पर क्रीमिया के एनेक्सेशन के बाद से इनका रिलेशन डिटोरियोरेट हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि 2015 में सीरियन वार में रशिया कूद पड़ा, वहां से गड़बड़ हुई। और फिर 2016 में लास्ट नेल इन द कॉफिन, जो आखिरी कील ताबूत में ठोकी गई, वो थी रशिया के ऊपर ये आरोप कि यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में उन्होंने मेंडलिंग की है, उन्होंने छेड़छाड़ की है। रशिया ने यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को इम्पैक्ट किया, उसमें बहुत सारी चीज़ों को इन्फ्लुएंस किया, जिसके कारण कि डोनाल्ड ट्रंप जीत पाए। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी, और इससे जो मतलब ऑल टाइम लो पे पहुंच गया यूएस और रशिया का रिलेशन। अब यहाँ पर ये सब चीज़ें तो चली आ रही थी, फिर क्या हुआ कि यहाँ पे और भी चीज़ें जो है सो डिटोरियोरेट होती रही टाइम एंड अगेन, बहुत सारी चीज़ों के कारण। तो इन सब चीज़ों को लेकर यहाँ पर एक बातचीत की जरूरत थी, बातचीत की संभावना बन रही थी, और वो हुआ 16 जून को। तो 16 जून को यहाँ पर ये बातचीत होने के पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है कि जो अभी के प्रेसिडेंट हैं यूएस के, जो बाइडेन, ये बहुत ही सीजन्ड खिलाड़ी हैं, बहुत ही सीजन्ड पॉलिटिशियन हैं, लगभग 45 सालों से ये पॉलिटिक्स में है। तो उसके कारण इनकी जो अप्रोच है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। तो इन्होंने कहा कि फेस टू फेस डिस्कशन जो होता है वो कभी भी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, ज़्यादा इफेक्टिव होता है, इसीलिए यहाँ पर इसी तरह से इसे सुधारा जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जब बात हुई तो रशिया पे यूएस ने आरोप लगाना चालू किया। उसमें सबसे बड़ा आरोप था यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी का इशू। बेसिकली यहाँ पे पुतिन ज़्यादा नहीं बोल रहे थे, ज़्यादातर बोल रहे थे जो बाइडेन ही, क्योंकि उनको ज़्यादा तकलीफ है रशिया से। तो यहाँ पे हुआ यूं कि सबसे पहले उन्होंने कहा कि जो आपका रैंसमवेयर का अटैक है, टाइम एंड अगेन जो हम लोगों को आप हिट करते रहते हैं, और ये रसिया से इमिनेट होता है, और यही चीज अगर रशियन ऑयल नेटवर्क पे हो जाए तो आपको कैसा लगेगा। मतलब उनके दिल का दर्द जानने की कोशिश कर रहे थे, अपने दिल का दर्द बनाने की के लिए, कि जब अभी आपने जो पूरा मई में कंप्लीट शटडाउन करवा दिया, जो हमारा कोलोनियल पाइपलाइन कॉरपोरेशन का पूरा सिस्टम, पूरा नेटवर्क ठप पड़ गया मई में, और उसके कारण यूएस ईस्ट कोस्ट में कंप्लीटली फ्यूल का सप्लाई बंद हो गया, चाहे वो गैसोलीन हो, चाहे वो डीजल हो, चाहे वो एयर टर्बाइन फ्यूल, कुछ नहीं पहुंच रहा था वहां पर। और ये जो ऑयल सप्लाई होता है ये यूएस ईस्ट कोस्ट को जाता है गल्फ कोस्ट से, और ये पूरा नेटवर्क वहां पे ठप पड़ गया, जिसके कारण कि ईस्ट कोस्ट में पैनिक बाइंग की सिचुएशन हो गई। लोगों को ये लगने लगा कि आगे गैसोलीन मिलेगा नहीं मिलेगा, डीजल मिलेगा नहीं मिलेगा, उसके कारण लोग वहां पर स्टॉक करने लगे। और यूएस में ये चीज़ बहुत बार देखी गई है, कोरोना के पहले भी लोगों ने देखा था कि लॉकडाउन की सिचुएशन होने लगी तो लोग ग्रोसरीज की होर्डिंग करने लगे, इवन टॉयलेट पेपर तक लोग वहां ढेर लगा रहे थे। तो ये चीजें यूएस में होती है। पैनिक बाइंग का सिचुएशन इंडिया से ज्यादा यूएस में होता है। लोगों को इंडिया में लगता है कि ये खरीद के रख लो, वो खरीद के रख लो, लेकिन हम लोग यहाँ की परिस्थिति देखते हैं इसलिए। लेकिन आप इंटरनेशनल न्यूज देखेंगे तो पैनिक बाइंग और ब्लैक मार्केटिंग इंडिया से ज्यादा यूएस में होता है। तो यहाँ पर ये सिचुएशन हुई, ये भी बात इन्होंने उठाई रसिया के सामने कि आपने ये जो शटडाउन ऑयल नेटवर्क का हमारा करवा दिया था रैंसमवेयर के चलते मई में पूरा,
और वहां पर उसके कारण ईस्ट कोस्ट में पैनिक बाइंग हो गई, अनरेस्ट का सिचुएशन हो गया। यही चीज अगर हम लोग रशियन ऑयल नेटवर्क के साथ कर दें तो आपको कैसा लगेगा। और उन्होंने साफ कहा कि ऐसा नहीं है कि साइबर सिक्योरिटी थ्रेट हम पे है तो आप पे नहीं है, और आप रैंसमवेयर को लगाने में हमारे सिस्टम्स में या उस पर अटैक करने में कैपेबल हैं तो हम नहीं है। हमारे पास आपसे ज़्यादा साइबर कैपेबिलिटी है, और हम अगर अपनी पे उतर गए तो आपको ज़्यादा परेशानी होगी। तो एक तरह से वहाँ पर धीरे से मीठे मीठे धमकी देने का भी काम किया यूएस प्रेसिडेंट ने। और उसके बाद उन्होंने साफ डिमांड किया है मॉस्को से कि आप जो अपने जमीन पे, रशियन सॉइल पे ये जो इन लोगों को पाल पोस रहे हैं, साइबर अटैकर्स को और रैंसमवेयर के अटैकर्स को, तो इन सब पे आप कार्रवाई कीजिए, ये चीज़ें बंद होनी चाहिए। अदरवाइज आप अगर नहीं रुकेंगे तो फिर हम अपनी काम चालू कर देंगे, अपना सिक्योरिटी अटैक जो है, आपका साइबर सिक्योरिटी सिस्टम फिर हम हैक करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर क्लियर कट एक इंडिकेशन था कि टिट फॉर टैट वाली सिचुएशन आ सकती है। हालांकि लोगों को लग रहा था कि ये ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन से थोड़े सॉफ्ट स्पोकन होंगे, लिबरल होंगे, बट वैसा कुछ अभी तक, जैसा कि हम लोग सब कुछ देखते आ रहे हैं कि रशिया का इशू हो या फिर ईरान का इशू हो, वहाँ पर भी न्यूक्लियर डील की बात चल रही है, लेकिन अभी तक कोई इफेक्टिव चीज़ निकल कर नहीं आई है। ईरान न्यूक्लियर डील को भी मतलब 6 महीने के लिए टाल दिया गया, और वहाँ पर कहा गया है कि अब जो है नई एडमिनिस्ट्रेशन जो आएगी, ईरान में भी इलेक्शंस होने वाले हैं, तो 6 महीने के बाद अब इस न्यूक्लियर डील पे बातचीत की जाएगी जब नई एडमिनिस्ट्रेशन आती है। तो जब तक यहाँ पर पूरे सेटलमेंट नहीं हो जाती है, तो ये चीज़ें वहाँ पर हो रही है। तो यही चीज़ देख के समझ में आ रहा है कि जो बाइडेन भी उतने ज़्यादा लिबरल नहीं है जितना कि लोग उनको कंसीडर कर रहे थे। और यहाँ पर हम लोगों ने ये भी देखा कि इजराइल और पैलेस्टीन के केस में भी उनका रुख और रवैया वैसा ही था कि एकदम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट करना है इजराइल को, और यही चीज़ हमेशा देखने को मिल रही है। प्लस जो बाइडेन ने उनको कहा कि ह्यूमन राइट्स के इशू पे जो है आपको कुछ करना पड़ेगा, ह्यूमन राइट्स वियोलेशन आपके कंट्री में बहुत ज़्यादा हो रहा है। उन्होंने मुद्दा उठाया सबसे पहले एलेक्सी नावल्नी का। उन्होंने कहा कि एलेक्सी नावल्नी को आपने जो है, जो कि रशिया के क्रिटिक हैं, वहाँ की गवर्नमेंट की बुराई करते हैं, निंदा करते हैं और वहाँ पर बदलाव चाहते हैं, तो उन्हें तो आपने क्रैकडाउन करके उनको अरेस्ट कर लिया है, उन्हें जेल में डाल दिया, लेकिन अगर वो मर जाते हैं तो ये सिचुएशन रशिया के लिए डिवास्टेटिंग होगी, ये ग्रेव वियोलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स होगा। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ह्यूमन राइट्स वियोलेशन माना जाएगा इसको, और ये डिवास्टेटिंग सिचुएशन हो सकता है रशिया के लिए। तो ये चीज़ भी यहाँ पर जो बाइडेन ने क्लियर कट उन्हें कहा है कि इस चीज़ पे भी आपको रोक लगानी पड़ेगी। प्लस उन्होंने कहा है कि रशिया का जो मिलिट्री बिल्टअप इंक्रीज होता जा रहा है यूक्रेन के ईस्टर्न बॉर्डर पे, इसे भी आपको रोकना पड़ेगा। देखिए, रशिया और यूक्रेन का बॉर्डर लगता है ईस्टर्न यूक्रेन में, और वहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जब से 2014 में क्रीमिया का एनेक्सेशन हुआ रशिया के तरफ से, उसके बाद से रशिया और यूक्रेन के बीच में टेंशन, तनाव का स्थिति बना हुआ है। और जितने भी वेस्टर्न पावर्स हैं वो यूक्रेन को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि देखिए रशिया के साथ सबसे बड़ी दिक्कत है कि इधर ईस्टर्न यूरोप की तरफ उनके जो सी पोर्ट्स हैं वो ज़्यादा है नहीं। क्रीमिया एक आइलैंड टाइप का, पेनिनसुलर टाइप का एरिया है, और वहाँ पर रशिया को अपनी, पहले क्या है कि वो एक तरह से लीज पे लेके चलते थे, यूक्रेन का था वो टेरिटरी, और रशिया वहाँ पर अपनी आर्मी बेस, पोर्ट्स वगैरह सब कुछ रखता था। तो वहाँ पर बहुत सारी दिक्कतें आती थी। आप किसी भी किराए के मकान में रहेंगे या खुद के घर में रहेंगे तो फ़र्क तो होता है। वही चीज़ रशिया के साथ हो रही थी वहाँ पर कि यूक्रेन से उन्होंने मतलब परमिशन लेकर क्रीमिया में अपने सारे एस्टेब्लिशमेंट तो कर रखे थे, लेकिन धीरे धीरे यूक्रेन का अप्रोच बदलता जा रहा था रशिया की तरफ, और वही चीज़ हुई कि जिसके कारण टेंशन बढ़ा, और रशिया ने वहाँ पर यूक्रेन से क्रीमिया को एनेक्स कर लिया 2014 में। अब क्या हुआ कि वो उनकी टेरिटरी हो गई है, तो वहाँ पर वो जैसे चाहे अपने एस्टेब्लिशमेंट्स, अपने चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। और इससे दिक्कत हो गई यूरोपियन कंट्रीज़ को। यूरोपियन कंट्रीज़ को क्लियरली दिखा कि यहाँ पर एक इन्हें आउटलेट मिल गया, एक कोस्ट मिल गया, एक मिलिट्री बेस मिल गया, एक मरीन बेस मिल गया है। तो यहाँ पर इससे थ्रेट महसूस कर रहे थे नेटो के लोग,
यूरोपियन यूनियन के लोग और दूसरे कंट्रीज। और इसीलिए ये लोग उस चीज के कारण रसिया पे इन्होंने बहुत सारे सैंक्शंस लगाए, बहुत सारी चीजों पे उनको रोक दिया, बिजनेस ट्रेड कम कर दिया। तो ये सारी चीजें हुई और इसी चीज को लेकर फिर से जो बाइडेन ने सवाल उठाया कि ईस्टर्न बॉर्डर पे आपकी मिलिट्री बिल्टअप हो रही है यूक्रेन के, तो आप करना क्या चाहते हो, उसे भी आप कम करो। अब यहाँ पर इन सारे आरोपों के बाद पुतिन का क्या रिस्पॉन्स था? पुतिन तो ज्यादा कुछ कह नहीं रहे थे, उनको फर्क पड़ता नहीं है और उनको ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं। टेंस्ड रिलेशन है लेकिन तकलीफ ज्यादा यूनाइटेड स्टेट्स को हो रही है, पुतिन मजे में रहते हैं। तो उन्होंने साफ कहा सबसे पहली बात कि ये जितने भी यूएस के कंसर्न्स हैं उन्हें डिसमिस किया, कहा कि ये फालतू की बातें, हमने ऐसा कुछ किया नहीं। साइबर सिक्योरिटी के सिचुएशन में उन्होंने कहा कि हमारे तरफ से कोई थ्रेट नहीं है, हमारी तरफ से रैंसमवेयर नहीं गया था, आप कहाँ से गया था पता लगाइए, कार्रवाई कीजिए, जो करना है कीजिए, हमने ये काम नहीं किया, हमारे सॉइल से इमिनेट नहीं हुआ है और अगर हुआ भी होगा तो इसका हमें पता नहीं है। उसके बाद यहाँ पर हो गया, वॉशिंगटन ने फिर कहा कि हमें इस पोजीशन में नहीं है कि लेक्चर दे मॉस्को को ह्यूमन राइट्स वियोलेशन पे, तो राइट्स के इशू पे वॉशिंगटन हमें लेक्चर तो नहीं दे तो बेहतर है। और ये इन्होंने ऐसा क्यों कहा? इन्होंने कहा कि जो ब्लैक लाइव्स मैटर, जो आपके यहाँ डिसऑर्डर हुआ लॉयड के मरने के बाद, जो पुलिस पर्सनल्स ने लॉयड को मार दिया था और उसके बाद आपके यहाँ जो लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन हुआ, जो वहां पर आपकी परिस्थिति गड़बड़ाई, तो इन सब चीजों पे आपके यहाँ जो ह्यूमन राइट्स वियोलेशन था क्या नहीं हुआ? तो आप उस चीज को देखिए। इसीलिए आप इस पोजीशन में है ही नहीं कि हमको आप लेक्चर देंगे कि आपके यहाँ ह्यूमन राइट्स वियोलेशन हो रहा है। हमने सिर्फ एक आदमी को अरेस्ट किया है, आपने तो पूरे ब्लैक्स को वहां पर परेशान कर रखा है और उसके कारण ब्लैक लाइव्स मैटर का आपके यहाँ पब्लिक आउटरीच चालू हुआ, बहुत सारी रैलियां निकली, बहुत सारे सेमिनार्स हुए, बहुत सारे लोगों ने पिटीशन साइन किए। तो इन सब चीज़ों से हमें रसिया को रोकना है। तो जैसा डिसऑर्डर आपके यहाँ हुआ पॉपुलर मूवमेंट्स के कारण, वैसा डिसऑर्डर हम रसिया में होने नहीं दे सकते, ये इनका क्लियर कट कहना था। और इसी के कारण यहाँ पर क्या हुआ, उन्होंने कहा, क्वेश्चन कर दिया कि लेजिटिमेसी आपकी क्या है, कि आप कह रहे हैं कि अलेक्सी नावल्नी को अगर वो मरता है या उसे कुछ होता है तो आपके लिए डिवास्टेटिंग होगा, आपने उसे क्यों अरेस्ट कर रखा है? ये लेजिटिमेसी आपको मिलती कहाँ से, जब आपने खुद अरेस्ट किया था राइटर्स को जिन्होंने अटैक किया था यूएस कैपिटल को 6 जनवरी को। तो यूएस कैपिटल में 6 जनवरी को क्यों अटैक हुआ था? वहां पर ये लोग जो अटैकर्स थे ये सपोर्टर्स थे ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के, और वहां पर जब सर्टिफिकेशन होने लगा था, जो बाइडेन के प्रेसिडेंसी का सर्टिफिकेशन होने वाला था, तो ये जो राइटर्स थे ये उसे रोकना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने यूएस कैपिटल को अटैक किया था। और वो लोग स्ट्रॉन्ग सपोर्टर थे ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के। ट्रम्प जो है 7 मिलियन वोट से, मतलब 70 लाख वोट से हार गए थे अपनी इलेक्शन, और उसके कारण वहां पर उनके सपोर्टर्स जो थे सो पूरे आउटरेजियस हो गए थे। उनको ये चीज़ भरोसा ही नहीं हो रहा था कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब ट्रम्प अपनी इलेक्शन कैसे हार सकते हैं, और उसके कारण उन्होंने वहां पर पूरी तरह से अनरेस्ट फैला दिया था। वहां पर भी रैलियां हो रही थी। तो ये चीज़ उस समय भी इन लोगों को अरेस्ट किया गया और इन्हों को डिस्टर्बिंग द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन और पब्लिक सिक्योरिटी के मुद्दे पर इन लोगों को अरेस्ट करके रॉयटर्स को प्रिजन में भेज दिया गया। तो इस चीज के लिए भी पुतिन ने कहा कि आपको ये लेजिटिमेसी है ही नहीं, जो चीज आप खुद कर रहे हैं वही चीज हम अपने यहाँ होने से रोक रहे हैं, तो आपको दुख क्यों हो रहा है? ये आपके पास लेजिटिमेसी है ही नहीं कि आप इस चीज के लिए मुझे रोक दें। तो इसके मुद्दे पे भी पुतिन ने साफ नकार दिया। प्लस यहाँ पर देखिए फिर बाइडेन का रिस्पॉन्स क्या आया। बाइडेन का रिस्पॉन्स आया कि कोई भी कंपैरिजन जो आप कर रहे हो ब्लैक लाइव्स मैटर से या फिर जो और भी दूसरे मूवमेंट्स है, 6 जनवरी वाला जो इशू है, ये सारा रिडिक्यूलस है। आपके यहाँ का सिचुएशन कम्प्लीटली डिफरेंट है। ब्लैक लाइफ मैटर से एक पब्लिक आउटरीच था, वहाँ पर पुलिस वालों की गलती थी और इसीलिए हमने उस मैटर को सॉर्ट आउट किया। हमने वहाँ पर किसी को वैसे अरेस्ट नहीं किया जैसे कि आपने अलेक्सी नावल्नी को अरेस्ट कर रखा है। सेकंड थिंग क्या है कि आप ये जो कह रहे हैं कि 6 जून को जो राइटर्स थे, तो अलेक्सी नावल्नी ने कोई राइट नहीं किया है, नहीं वो आपके प्रेसिडेंशियल हाउस पे या आपके
डूमा पे अटैक करने जा रहे थे, वहां पर वैसा कुछ नहीं हुआ। ये रॉयटर्स अटैक कर रहे थे यूएस कैपिटल पे, और वहां पर वैसे किसी भी पब्लिक ऑफिस पे इलेक्शन नावल्नी ने अटैक नहीं किया। और उसके बाद भी जैसा कि देखा गया है कि आपके यहाँ जो भी पॉलिटिकल क्रिटिक होता है, जो भी आपकी प्रेसिडेंसी को क्रिटिसाइज करता है, आप उसे इम्प्रिजन कर देते हैं, गायब करवा देते हैं, मतलब उसे न्यूट्रलाइज करने का कोई भी तरीका आप नहीं छोड़ते। तो इन सब चीज़ों पे भी वहाँ पर तू मैं हुई। और उसके बाद यहाँ पर देखिए आउटकम क्या हुआ इस पूरे मीटिंग का। तो सबसे पहले दोनों ने कहा कि देखिए जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है वर्ल्ड सिक्योरिटी की, न्यूक्लियर थ्रेट को कम करने की, और कोई भी मेजर वार ना हो, तो इन सब चीज़ों पे न्यूक्लियर स्टेबिलिटी हमें मेंटेन करना पड़ेगा। और इसका बेस्ट यही है कि हम लोग बातचीत करते रहें। और उसमें इन्होंने जो अपना न्यू स्टार्ट एग्रीमेंट है जो कि न्यूक्लियर वेपन्स को लिमिटेड करता है, तो इस लिमिटेशन ट्रीटी के बारे में इन्होंने कहा कि ये देखिए अभी 2 महीने पहले 5 साल के लिए फिर से बढ़ा दिया गया है, और 5 साल के लिए इसे बढ़ाने के बाद इन्होंने कहा है कि इसके न्यू टर्म्स एंड कंडीशंस हमें डिस्कस करने पड़ेंगे, हमें अपनी नई लिमिटेशंस तय करनी पड़ेगी, क्योंकि वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है। बहुत सारे, जब ये ट्रीटी हुई थी तो उस समय गिने चुने कुछ कंट्रीज थे जिनके पास न्यूक्लियर वेपन था, बट अभी क्या है कि वर्ल्ड रिकॉग्नाइज्ड बहुत सारे कंट्रीज हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है, प्लस बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जो कि रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है, जैसे कि नॉर्थ कोरिया हो गया, और ऐसे भी बहुत सारे कंट्रीज हैं जिनके पास की न्यूक्लियर वेपन है बट वो लोग रिवील नहीं करते हैं। तो ऐसे केस में हमें अपनी लिमिटेशंस को फिर एक नया दायरा देना पड़ेगा, अपने न्यूक्लियर वेपन्स के आर्सेनल का एक नया लिमिट तय करना पड़ेगा, ताकि करंट वर्ल्ड ऑर्डर के हिसाब से हम लोग यहाँ पर अपनी न्यूक्लियर वेपन को यूज कर सकें, बढ़ा सकें और उसका आर्सेनल रख सकें। प्लस पुतिन ने यहाँ पर क्या कहा कि हार्ड टू से, यानी कि ये अभी बहुत हार्ड है, मतलब कि ज़्यादा एग्जैजरेशन हो जाएगा कि हमारे रिलेशंस कैसे होंगे, क्या होंगे, कितने इम्प्रूव होंगे, बट यहाँ पर थोड़ा सा ग्लिम्स है, होप है, कुछ उम्मीद की किरण है कि यूएस और रसिया के रिलेशंस सुधर सकते हैं। और इस स्टेटमेंट को सुनकर जो बाइडेन बड़े खुश हुए, उन्होंने कहा कि ही इज़ अ गुड गाय, ये वो। तो वहाँ पर एक रिपब्लिकन सीनेटर है, उन्होंने सीधा कहा कि यू डोंट नो द पर्सन टू हुम यू आर इंटरेक्टिंग विथ एंड टू हुम यू आर डीलिंग विथ, मतलब आपको ये चीज़ पता नहीं कि आप किस आदमी के पचड़े में पड़े हो, कैसा आदमी वो है, आप इसको समझ नहीं सकते हो। ट्रंप ने भी यही गलती की थी और उसके कारण उन्हें भुगतना पड़ गया था। तो यहाँ पर अगर आप पुतिन को ये चीज़ सोच कर समझ कर उनकी बातों को देखकर अगर एनालाइज करना चाहते हो तो वो पॉसिबल नहीं है। ही इज़ अ स्पाई, ही इज़ अ श्रूड पॉलिटिशियन, और वो कैसे आपको अपने काम के लिए इस्तेमाल कर लेंगे आपको भी पता नहीं चलेगा। तो ये चीज़ रिपब्लिकन सीनेटर ने कहा है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए, दिस इज नॉट अबाउट ट्रस्ट, उन्होंने सीधा कहा जो बाइडेन ने कि ये ट्रस्ट बिल्डिंग मेजर नहीं था, ये हमारी मीटिंग एक लॉन्ग स्टैंडिंग मीटिंग थी, फेस टू फेस बात करने की। और यहाँ पर मेनली जो था कि जेन्युइन प्रोस्पेक्ट हम लोग को देखना है अपने अपने इंटरेस्ट साधने के लिए। हर एक कंट्री की अपनी इंटरेस्ट होती है और यहाँ पर सब कुछ जो है वो सेल्फ इंटरेस्ट को अपने फुलफिल करने के लिए है, ना कि हमें ये देखने के लिए है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या हमारी प्रॉब्लम है और हम लोग ट्रस्ट कितना बिल्ड कर पा रहे हैं अपने रिलेशंस में। तो यहाँ पे दिस इज नॉट अबाउट ट्रस्ट, यहाँ पे इन्होंने सीधा कहा कि ये सारा कुछ मीटिंग जो है बेसिकली हम लोगों के सेल्फ इंटरेस्ट को म्यूचुअली हैंडल करने का एक प्लेटफॉर्म है। और यही सारी बातें हुई यहाँ पर। उसके बाद देखिए जो भी होता है, क्या निकल कर आता है, फाइनल आउटकम हम लोग देखेंगे बाद में। हमारे सोशल मीडिया चैनल्स पर हमें फॉलो करें और हमारे वेबसाइट पे जो भी कोर्सेज चल रहे हैं उसमें से आप लोगों को अपनी ज़रूरत की कोर्सेज कर सकते हैं। और सब्सक्राइब बटन को दबाना ना भूलें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी हम नई वीडियोस डालें उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।